नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाई कहने वाली और पाकिस्तान की बलोच एक्टिविस्ट करीमा बलोच का कनाडा के टोरंटो में संदिग्ध हालात में शव मिला। करीमा पिछले 3 दिनों से लापता थीं और उसके बाद उनका शव बरामद हुआ है। करीमा की संदिग्ध मौत के पीछे पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ माना जा रहा है, क्योंकि करीमा बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना के अत्याचारों के खिलाफ एक बड़ी आवाज थी। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई से जब उन्हें जान का खतरा हुआ तो वो कनाडा में जाकर बस गईं। लेकिन पाकिस्तान सेना के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाना उन्होंने बंद नहीं किया। अब उनकी संदिग्ध हालत में हुई मौत के पीछे आईएसआई का ही हाथ माना जा रहा है, क्योंकि करीमा का शव जिस हालत में मिला है उससे यही संकेत मिलता है कि उनकी हत्या को हादसे की शक्ल देने की कोशिश की गई है। करीमा बलोच की हत्या। टोरंटो में मिला करीमा का शव। संदिग्ध हालात में मिला शव। आईएसआई पर है हत्या का शक। इससे पहले कि हम आपको करीमा बलोच का पूरा सच बताएं, उससे पहले जरा करीमा बलोच की जुबानी ये सुन लीजिए। हमें स्कूल नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है। हमें हॉस्पिटल्स नहीं है इलाज के लिए, ठीक है। सड़कें नहीं है, ठीक है। पीने के लिए पानी नहीं है, ठीक है। हमारे रिसोर्सेज पाकिस्तान लेके जा रही है, वो भी ठीक है। लेकिन पाकिस्तान हमारे उसी हालत में भी हमें वहाँ पे अपने ज़मीन पर जीने नहीं दे रही है। अब वो हमारे माओं को, हमारी बहनों को उठा के ले जा रही है। ये है करीमा बलोच, जो अब तस्वीरों के फ्रेम की मिल्कियत है, जो कि कनाडा में बतौर शरणार्थी रह रही करीमा बलोच अब इस दुनिया में नहीं है। पाकिस्तान के जुल्म और सितम के खिलाफ खुलकर आवाज उठाने वाली बलोच नेता करीमा बलोच कनाडा के टोरंटो में मृत पाई गई। हत्या और हादसे की रोशनी में पुलिस ने शव की शिनाख्त की। करीमा रविवार से लापता थी। उन्हें आखिरी बार रविवार की दोपहर 3 बजे के आसपास देखा गया था। पीड़ित परिवार ने करीमा को खोजने के लिए पुलिस की मदद मांगी थी। करीमा के परिवार ने उनका शव मिलने की पुष्टि की। करीमा बलोच की हत्या जाहिर सी बात है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने करवाई है, क्योंकि करीमा बलोच एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी। पाकिस्तान की काली करतूतों को उजागर कर रही थी पूरी दुनिया के अंदर। बीबीसी द्वारा 100 मोस्ट पावरफुल विमेन का खिताब उनको मिला हुआ था, और वो पाकिस्तान के जो भूतपूर्व सैनिक थे जो कनाडा की सिटीजनशिप ले रहे थे और कनाडा में सेटल हो रहे थे, उनको एक एक करके वो एक्सपोज कर रही थी। करीमा बलोच का जो सारा तारुफ है और जिस तरह करीमा बलोच बेखौफ होकर पाकिस्तान की सरकार, वहां के हुक्मरान, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की पोल खोलती थी, और जिन हालात की वजह से करीमा बलोच को पाकिस्तान छोड़कर कनाडा में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा, उन तमाम बातों की रोशनी में यह शक गहराता जा रहा है कि हो न हो करीमा बलोच किसी हादसे का शिकार नहीं हुई, बल्कि उनकी हत्या को हादसे की शक्ल देने की कोशिश की गई है। करीमा बलोच की हत्या का सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान की सेना को और सैनिकों को होने जा रहा है, जो कनाडा में सेटल होने का मंसूबा बना रहे थे, जो वहां की ख्वाहिश रखते थे, क्योंकि उन्हीं को ही टारगेट कर रही थी करीमा बलोच पिछले कुछ दिनों से, और पाकिस्तान की जो काली करतूतें हैं उसको उजागर करने में लगी हुई थी। करीमा बलोच हमेशा ही बलूचिस्तान की आजादी की हिमायती रही और हर दम और हर कहीं यही आवाज उठाती रही। लेकिन जब उन्हें लगा कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सियासत उनके दर्द से हमदर्दी रखती, तो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई बनाकर उनसे एक गुजारिश की। हाय श्री मोदी जी, रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे। हमें आपसे सिर्फ आप हमारी आवाज़ बन जाएं, उस जंग की आवाज़ बन जाएं और दुनिया के किसी भी कोने में उस आवाज़ को पहुंचाएं। हमें आपसे इतना चाहिए। इधर 2016 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिंदुस्तान की आजादी की सालगिरह के मौके पर लाल किले की प्राचीर से बलूचिस्तान और वहां के लोगों के दुख दर्द का जिक्र किया था।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और बलूचिस्तान के लिए स्वतंत्रता का समर्थन किया था। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इन क्षेत्रों का उल्लेख किया था। दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद ही करीमा बलोच ने पीएम मोदी को भाई बताते हुए कहा था कि रक्षाबंधन के दिन बलूचिस्तान की एक बहन भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। बलूचिस्तान में कितने ही भाई लापता हैं। कई भाई पाकिस्तान की सेना के हाथों मारे गए हैं। बहनें आज भी लापता भाइयों की राह तक रही हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपको बलूचिस्तान की बहनें भाई मानती हैं। आप बलोच नरसंहार युद्ध, अपराध और मानवाधिकार हनन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलोचों और बहनों की आवाज बने। जाहिर है ये बात किसी भी लिहाज से पाकिस्तान के हुक्मरानों और वहां की खूंखार खुफिया एजेंसी के गले से नीचे नहीं उतर सकती। जो बलूच लोग हैं वो पाकिस्तान की पंजाबी फौज से बहुत नाखुश हैं, क्योंकि वो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, यहाँ पे इनोसेंट लोगों को मारते हैं और बहुत सारे बलूची लोगों को अगवा कर दिया गया है, जिसकी करीमा बलोच काफी बार अपनी तकरीरों में उजागर कर चुकी थी। कनाडा के टोरंटो में करीमा बलोच के शव मिलने की बात जैसे ही सामने आई तो कनाडा के ही पाकिस्तान मूल के नागरिक तारिक फतेह ने ट्वीट करके दुख जताया। तारिक फतेह ने अपने ट्वीट में लिखा कि बलोच एक्टिविस्ट करीमा बलोच 2016 में पाकिस्तान से भागकर कनाडा में शरणार्थी का जीवन व्यतीत कर रही थी। आज उनका शव हार्बर फ्रंट के पास मिला। मेरी सारी संवेदनाएं उनके शौहर हम्मल हैदर के साथ बलोच लोगों के प्रति हैं जो अमेरिका और कनाडा में अपना जीवन बिता रहे हैं। मगर एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि जब करीमा बलोच कनाडा में थी और उनकी हत्या करने का शक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर लग रहा है, तो क्या कनाडा में रहने वाले शरणार्थियों की हिफाजत पर सवाल नहीं खड़े हो सकते? कनाडा के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान के फार्मर्स की चिंता हो गई थी, लेकिन उनको ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की चिंता नहीं हो रही है। कनाडा के अंदर उनको इस बात से परवाह नहीं है कि कनाडा के अंदर इस्लामी आतंकवाद फैल रहा है, खालिस्तानी आतंकवाद वहां पे पैर पसारे हुए है और पाकिस्तान जैसे कुख्यात और बदनाम मुल्क भी वहां पर आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये कह सकते हैं कि पश्चिमी दुनिया का ये एक बनाना रिपब्लिक ही है। कनाडा में बतौर शरणार्थी रह रही करीमा बलोच किसी भी लिहाज से मामूली हैसियत की नहीं थी। 2016 में करीमा बलोच को दुनिया की 100 सबसे असरदार महिलाओं की फहरिस्त में शामिल किया गया था। करीमा बलोच ने ही संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया था। करीमा ने ही 2019 में एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान पर संगीन इल्जाम लगाए थे। करीमा बलोच ने स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र के सत्र में बलूचिस्तान का मुद्दा उठाकर सारी दुनिया की नजर अपनी तरफ मोड़ ली थी। लेकिन मई 2019 में एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा था कि बलूचिस्तान के कुदरती खजाने की खातिर पाकिस्तान की सरकार वहां के लोगों पर जुल्म ढा रही है। किस तरीके से पाकिस्तान के जर्नैल जो हैं बहुत ही भारी करप्शन के अंदर मुलव्विज हैं और वेरी रिसेंटली जो चेयरमैन CPEC थे जनरल बाजवा, उनके जो इलीगल कमाई के जो जखीरों के बारे में जब जानकारी पता लगी तो लोग चौंक गए। खास तौर से जब लोगों को पता चला कि पापा जोन्स की लंबी चौड़ी जो चेन है US के अंदर वो उसमें उनका काफी इन्वेस्टमेंट है। तो ये फितरत है और इसीलिए वो इतनी जुल्म और सितम जो है बलूची लोगों पर कर रहे हैं। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले का ये अंजाम सामने आया हो। कुछ अरसा पहले बलोच पत्रकार साजिद हुसैन भी स्वीडन में मृत पाए गए थे और वो भी 2 मार्च से लापता थे। और ये भी बात सामने आ चुकी थी कि पाकिस्तान सेना और खुफिया एजेंसी ISI उन लोगों पर अलग अलग तरह से जुल्म ढाती है, उन्हें डराती है जो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मुंह खोलते हैं। लिहाजा करीमा बलोच का यूं मृत पाया जाना महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, बल्कि करीमा बलोच की मौत पाकिस्तान की गहरी साजिश का नतीजा समझ में आ रही है। वैसे ही कोई पहला मामला नहीं है जब पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने वाले इस तरह मृत पाए गए हों।
बलोच पत्रकार साजिद हुसैन का शव भी इसी तरह स्वीडन में मिला था। असल में करीमा बलोच की हत्या के साथ ही पाकिस्तान की हुकूमत बलूचिस्तान की आज़ादी की आवाज़ को दबाने की साजिश को अंजाम दे रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान पिछले 72 सालों से बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और वहां उठने वाली आज़ादी की आवाज़ें रह रहकर सुलगती रही हैं। मगर इन उठती हुई आवाज़ों को दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना जुल्म सितम के इंतहा कर देती है और आलम यह है कि बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग उठाने के लिए लोगों को पाकिस्तान की जमीन तक छोड़नी पड़ती है। बारूद के ढेर पर बलूचिस्तान, बहत्तर साल से सुलग रहा है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में आजादी की चिंगारी, बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का जुल्म, सोने की खान बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत सूबा। बलूचिस्तान पाकिस्तान के 44% इलाके में फैला। बहत्तर साल पहले पाकिस्तान के सियासतदानों ने बलूचिस्तान की आवाम के खिलाफ एक ऐसी साजिश का जाल बुना था कि वो आज तक उस जाल के जंजाल से बाहर नहीं निकल सके। 72 साल पहले पाकिस्तान ने जबरन बलूचिस्तान को अपना सूबा घोषित कर दिया था। बस तभी से बलूचिस्तान में आजादी की चिंगारी सुलग रही है। बलूचिस्तान में खूनी साजिशों का सिलसिला जारी है। साजिश इमरान सरकार और पाकिस्तान सेना के साथ साथ उसकी बदनाम खुफिया एजेंसी ISI के जुल्मों सितम के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को निशाना बनाने की, जिसका सबसे ताजा तरीन शिकार है करीमा बलोच। पाकिस्तान की सेना और ISI अपने दुश्मनों को अपने रास्ते से हटाने, अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को खामोश करने में जुट गई। पाकिस्तान जिस रास्ते पर चला है वो वही रास्ता है जो उसने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर इख्तियार किया था। तो ये उसी दमनकारी नीति के तहत चल रही है। पहले भी इन्होंने 70 के दशक में इस प्रकार की दमन कार्रवाई करी, फिर मुशर्रफ के टाइम में करी और उससे पहले ज़ियाउल हक के टाइम में भी करी। तो ये दमनकारी कार्रवाइयां करते रहते हैं। फौज के सहारे उन्होंने हमेशा से जो वॉइसेस हैं, गरीब लोगों की आवाज है, उसको कुचला है। कुछ अरसा पहले ही बलूचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी यानी BRP के मीडिया सेल का एक ट्वीट सामने आया था, जिसमें बलूचिस्तान की आजादी की जंग के खिलाफ पाकिस्तान की हुकूमत के खूनी खेल की गवाही छिपी थी। बलूचिस्तान के केच प्रांत में कई इलाकों में पाकिस्तान की सेना ने खतरनाक ऑपरेशन चला रखे हैं। इस ऑपरेशन में गनशिप हेलीकॉप्टर भी शामिल है। शहरी इलाकों पर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान की आवाम पर किस कदर जुल्म ढा रही है, इसकी एक मिसाल तस्वीरों में कैद ये चेहरे हैं। पहली तस्वीर महराज और उसके भाई इमरान की है, दूसरी तस्वीर परवेज बलोच की है, तीसरी तस्वीर समीउल्लाह की। बलूचिस्तान मीडिया के मुताबिक इन चारों लोगों को पाकिस्तान की सेना बिना किसी गुनाह के इनके घरों से उठाकर ले गई और अब इनका कहीं अता पता नहीं चल रहा। इनके घर वाले इनकी रिहाई के लिए पाकिस्तान की सेना और सरकार से गुहार लगा चुके हैं, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे ही लापता और पाकिस्तान की सेना की गोलियों का शिकार हुए लोगों का जिक्र करीमा बलोच ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी किया था। आजाद बलूचिस्तान की मांग की आवाज सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर 7 समंदर पार यूरोप के कई मुल्कों में भी गूंज रही है और करीमा बलोच उन्हीं आजाद आवाजों में से एक थी। और अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर कुछ किसान संगठन अब भी आंदोलन की मशाल को जलाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार से बातचीत छोड़ कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों के किसान इन्हीं कानूनों का फायदा उठा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे तरीकों का इस्तेमाल कर मालामाल हो रहे हैं।
कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों की किस्मत बदल रही है, कैसे किसानों की जेब भर रही है और कैसे भ्रमजाल तोड़कर किसान कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने के लिए हमारे रिपोर्टर खेत खलियानों तक पहुंचे, किसानों से बात की। देखिए ठेके पर खेती की सच्चाई बयां करती ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो भ्रम की दीवार खड़ी करने वाले एजेंडाधारियों को बेनकाब कर देंगी। हमारा इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है और इनकम कई गुना बढ़ गई है। 3 बीघे हम बोते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें फ़ायदा है। क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? किसानों का भ्रम तोड़ती ग्राउंड रिपोर्ट। मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के दरियापुर गांव में और कैमरे की लेंस जहां भी जाएगी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहां पर 1262 बीघा माने 1262 बीघा की जो खेती है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए यहां पर होती है। यहां के जितने किसान हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर निर्भर है। कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट रूप में जुड़े हुए हैं। अब हम कंपनी हमें बीज देती है बेहतर और उसके बोने के साधन देती है, गाजर बोने के, जिस एक लाइफस्टाइल बदल गई है। मतलब खुद भी स्वयं किसान हैं तो हम धान और गेहूं की खेती करते थे, लेकिन जब हमने गाजर का वहां से देखा और सीखा कि भी इसमें इतनी बचत है तो हमने उन्हीं के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी शुरू की। जो यहाँ से दूरी ज़्यादा पड़ती है तो हमने एक अपना ये सेटअप जो है यहाँ अपने सभी गाँव के किसानों के जोड़ के एक सेटअप तैयार किया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान मालामाल। पैसे भी ज्यादा, प्रॉफिट भी ज्यादा। पैसे भी जब लागत ज्यादा लगेगी और वो होगा तो पैसे भी मिलेगा, फालतू पैसे भी मिलता है। हाँ, तो खुश हैं आप इससे? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आप खुश हैं? हाँ खुश हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आप खुश हैं? हाँ खुश हैं। माल उठाने के बाद हमने 15 दिन में अपने अकाउंट में पैसा जमा होते हैं। कृषि सुधारों से अन्नदाता खुश हुआ। दिल्ली की सीमाओं पर किसान 27 दिनों से आंदोलन का झंडा थामे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान कृषि सुधार कानूनों की मुखालफत में आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली से दूर खेतों में मौजूद किसानों के चेहरे अपनी लहलहाती फसल देखकर खिल रहे हैं। कृषि सुधार कानूनों की वजह से किसानों की बढ़ती आमदनी उनकी खुशी का सबब बन रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी अनुबंध खेती पर फैलाए जा रहे भ्रमजाल को तोड़कर उत्तर प्रदेश और गुजरात के किसान मालामाल हो रहे हैं। कैसे परंपरागत खेती छोड़कर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों की आय 2 गुनी हो रही है। ठेके पर खेती का सच जानने के लिए सबसे पहले न्यूज़ 18 ने रुख किया दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का। यह बुलंदशहर का सिकंदराबाद तहसील है। चटक धूप के नीचे किसान खेती कर रहे हैं, ट्रैक्टर चल रही है, फसल काटी जा रही है। तो यहां मौजूद किसानों की आंखों की चमक बता रही है कि कृषि सुधार कानून भले ही आंदोलन कर रहे किसानों को रास नहीं आ रहे, लेकिन इससे उनके हालात, उनकी जिंदगी जरूर बदल गई है। खासकर उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जिसे लेकर हौवा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद तहसील और आसपास के इलाकों में 6000 बीघे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। खास बात यह कि गन्ने, गेहूं और धान की खेती की जगह यहां सिर्फ गाजर की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को फायदा हो रहा है? क्या गन्ने की जगह अनुबंध खेती में गाजर उगाने से उनकी जेब भर रही है? ये जानने के लिए सबसे पहले न्यूज़ 18 पहुंचा दरियापुर गांव। सर 10-15 साल से कर रहे हैं सर। 10-15 साल से आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है।
जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से पहले क्या आपका हालत था और आज की स्थिति क्या है? तब से तो बहुत ही बेटर है, इस टाइम बहुत अच्छा है। उस टाइम हम गेहूं की और धान की सीधी फसल करते थे, अब इस टाइम गाजर कर रहे हैं। गेहूं में हमें 4-5 हज़ार रुपये बीघे का वो मिलता था और गाजर में 15-20 हज़ार रुपये के आसपास पड़ जाते हैं। तो मशीनरी के पहले हम गाजर बोते थे, देसी भी बोते थे, तो वो नीचे बखेर के बोते थे। मशीन बढ़ गई, मशीन पैड बीज की सहूलियत हो गई है और पैड है, स्प्रे की, मतलब सारी सहूलियत काफी अच्छी बढ़ गई है। विनय चौधरी तो खुश हैं, लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बाकी के किसानों को भी फायदा हो रहा है? ये जानने के लिए न्यूज़ 18 के रिपोर्टर ने रुख किया बलसूरी गांव का। बलसूरी गांव के किसान राजीव खेतों में काम कर रहे थे, तो उनसे बातचीत में ये पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनकी आमदनी तो पहले के मुकाबले बढ़ी ही है। पक्का मकान बन गया है, गाड़ी खरीद ली है और बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई भी कर रहे हैं। ये गाजर, हम एक कंपनी है हमारे सिकंदराबाद में, सनशाइन वेजिटेबल के नाम से, हम उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट रूप में जुड़े हुए हैं जी। अब हम कंपनी हमें बीज देती है बेहतर और उसके बोने के साधन देती है, गाजर बोने के, जिस एक लाइफ स्टाइल बदल गई है, मतलब उन साधनों को कंपनी से मिलने के बाद। तो हम गाजर जो है वो जो हमें मशीन देते हैं उनसे हम गाजर बोते हैं और पैड पे गाजर बोती है। कंपनी किसानों को अच्छे बीज देती है, कंपनी किसानों को खाद देती है, कंपनी किसानों को उनकी फसल की अच्छी कीमत देती है। यही नहीं, फसल की बुआई से पहले ही उसकी कीमत तय कर दी जाती है। यही वजह है कि लालपुर गांव के जयवीर सिंह भी अब परंपरागत खेती से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ओर मुड़ रहे हैं। फिलहाल ये सिर्फ 3 बीघे में ही ठेके पर गाजर की खेती कर रहे हैं, लेकिन इससे हो रहे अनगिनत फायदे भी गिनवा रहे हैं। हमारा जो सामान है वो अपना चला जाता है सही। मंडी में जाते थे पहले बगैर कॉन्टैक्ट के, जब उसके बाद में वहाँ पे कोई नहीं पूछता था किसी भाव, कॉन्टैक्ट में है हमारा ये हो जाता है तो हमें सही पैसे में दाम मिल जाते हैं। जाहिर है आपके जहन में भी ये सवाल कौन रहा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती क्या है। तो आपको बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसान अपनी जमीन पर खेती तो करता है, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए। इसमें किसान को पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। कोई कंपनी या फिर कोई आदमी किसान के साथ अनुबंध करता है कि किसान की उगाई गई फसल को कॉन्ट्रैक्टर एक तय दाम में खरीदेगा। इसमें खाद और बीज से लेकर सिंचाई और मजदूरी, हर चीज का खर्च कॉन्ट्रैक्टर का ही होता है। ये है लाल कृष्ण यादव। लाल कृष्ण यादव वो शख्स हैं जिन्होंने साल 2000 में पार्टनरशिप में कंपनी बनाई और सबसे पहले अपने ही गांव में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू की। आज इनके गांव के 1262 बीघा जमीन पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। लाल कृष्ण यादव ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कहें ठेके पर खेती को लेकर फैलाए जा रहे भ्रमजाल को तोड़ते हुए इसके फायदे गिनवाए। उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसानों को, रेट उनका सोइंग से पहले हम डिसाइड कर देते हैं कि आपको ये रेट मिलेगा। उन्हें ना कहीं मंडी में जाना, ना किसी से भाव तय करना। जब उनकी फसल तैयार हो जाएगी, हमारी ही लेबर, हमारी टीम सारे इस काम को करती है। वो बस सोइंग करते हैं और सोइंग भी हम कराते हैं, बाकी अपना पानी वगैरह ये करते हैं, नलाई वगैरह भी हमारी टीम करती है। हम पूरा सुपरविजन हमारा रहता है। ये सारी लेबर हमारी है। हमारा मुनीम होता है खेत में और हमारा ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर लेके आता है। ये काम करती हैं, हमारे तरीके से काम होता है और जो किसान के खाते में पैसा चला जाता है, लेबर को पेमेंट हम करते हैं। आज बुलंदशहर का लगभग हर छोटा बड़ा किसान गाजर की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है। हर किसान की आमदनी पहले से ज्यादा बढ़ी है। खेती में आने वाली दिक्कतें कम हुई हैं। खाद, बीज, सिंचाई, जुताई, बुआई का झंझट कम हुआ है। लिहाजा बुलंदशहर जिले के इस सिकंदराबाद तहसील में ज्यादातर किसान ठेके पर खेती करते नजर आ रहे हैं। कितने सालों से पहले ये कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट? ये करीब 15 साल से जी। 15 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। जी। पहले जो खेती आप करते थे, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं, तो उसमें ज्यादा प्रॉफिट था या इसमें? इसमें प्रॉफिट है जी। कितने का प्रॉफिट है? 2-2.5 गुना मान के चलो आप पहले से।
अच्छा, जब कंपनी आपके इलाके में आई तभी से आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लग गए? शुरुआती नहीं, शुरुआत में तो अपना थोड़ा थोड़ा अपने तरीके से चले थे। कभी 10 बीघे बोली, 20 बीघे बोली, फिर बोते बोते बढ़ते चले गए। फार्मिंग आप गाजर का करवाते हैं, उसमें ज्यादा पैसा है या गेहूं में ज्यादा पैसा है? गाजरों में ज्यादा पैसा। कितना ज्यादा पैसा होगा? होगा 1.5-2 गुना। और आप दरियापुर में देखा मैंने कि कई लोग 10-10 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रहे थे, लेकिन आप 5 ही साल से, ऐसा क्यों? मैंने पहले ही नहीं दे दिया था, यू खेत उस पे कन पे दे दिया था, तो इन्होंने ही करा था। बुलंदशहर जिले के किसान मालामाल हो रहे हैं। यहाँ के किसानों के चेहरों पर तसल्ली साफ नजर आ रही है। तो न्यूज़ 18 ने उस प्लांट का भी मुआयना किया जहाँ गाजर की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद उसकी धुलाई और पैकिंग होती है। यहाँ के मालिक से बातचीत पर पता चला कि किसानों को ठेके पर खेती से बहुत फायदा हो रहा है। मौजूद हैं बुलंदशहर जिले के गैनपुर सीपुर गांव में, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए जो खेतों से जो गाजर का उत्पादन होता है, जब फसल तैयार होने के बाद यहाँ पर इस प्लांट में लाया जाता है। और आप देख सकते हैं तो गाजर की जो धुलाई होती है इस प्लांट में होती है, और गाजर धुलाई होने के बाद प्लांट से यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर धुलाई होने के बाद निकाला जाता है। और उसके बाद जो यहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे होते हैं वो इस गाजर को यहाँ पर इकट्ठा करते हैं, छांटते हैं कौन से अच्छे गाजर है, कौन से थोड़े से खराब गाजर है। एक खुद भी स्वयं किसान है, तो हम धान और गेहूं की खेती करते थे, लेकिन जब हमने गाजर का वहां से देखा और सीखा कि भी इसमें इतनी बचत है, तो हमने उन्हीं के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी शुरू की। जो यहाँ से दूरी ज़्यादा पड़ती है, तो हमने एक अपना ये सेटअप जो है यहाँ अपने सभी गांव के किसानों के जोड़ के एक सेटअप तैयार किया, और जो धीरे धीरे जैसे जैसे वो काम बढ़ा है हम भी अपना इसको बढ़ा रहे हैं। हाँ जी, बुलंदशहर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का चलन बढ़ रहा है। 20 साल पहले शुरू हुआ यह सिलसिला कृषि सुधार कानून आने के बाद रफ्तार पकड़ चुका है। यहाँ कोल्ड स्टोर भी बनने लगे हैं। बुनियादी ढांचा मजबूत हो रहा है। केंद्र सरकार ने कृषि सुधार कानूनों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर ऐसे नियम बनाए हैं जिनसे किसानों की खुशहाली बढ़नी तय है। तो आपको बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी ठेके पर खेती के फायदे क्या हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को बेहतर कीमत मिलती है। बाजार भाव में उतार चढ़ाव का फर्क नहीं पड़ता। किसानों को बड़ा बाजार मिलता है। किसानों को सीखने के अवसर मिलते हैं। खेती के तरीके में सुधार होता है। किसानों को बीज खाद में मदद मिलती है। फसल की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार होता है। मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है? क्या आपके प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठेके पर खेती को लेकर बनी भ्रम की दीवार को ढहाने की कोशिश कई दफा कर चुके हैं। देश के कृषि मंत्री भी आंदोलन कर रहे किसानों को इस बारे में समझा चुके हैं। लेकिन अब भी राजनीति की थाली में परोसी गई आशंकाओं ने आंदोलन कर रहे किसानों को भ्रमित कर रखा है। जबकि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों का किसान भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फायदे उठा रहा है।